ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल कहा करते थे, इतिहास पढ़ो, इतिहास पढ़ो। इतिहास में ही सत्ता चलाने के सारे रहस्य छिपे हैं। इसी तरह फ्रांसीसी विचारक जीन बोल्डेन कहते हैं कि इतिहास का अध्ययन राजनीतिक ज्ञान हासिल करने की कला की शुरुआत है। दरअसल इतिहास के धूल भरे पन्नों को पलटना उबाऊ और नीरस लग सकता है, लेकिन इन पन्नों में छिपे सबक हमें सुरक्षित भविष्य का भरोसा देते हैं। इसलिए आज हम भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी घटना की बात करने वाले हैं जिसने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज की नींव पक्की कर दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 266 साल पहले बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज अफसर क्लाइव के बीच लड़े गए प्लासी के युद्ध की। ये लड़ाई एक ना तजुर्बेकार नवाब और एक सातिर अंग्रेज सैन्य अधिकारी के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में वफादारियों के बिकने की कहानी है, साजिशें हैं और वो गद्दारी है जिसकी वजह से हिंदुस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन मजबूत हो गया। नमस्कार, मैं हूं सूरज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सूरज सर की पाठशाला। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे गुजारिश है कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आइए अपने विषय पर लौटते हैं। प्लासी के युद्ध के घटनाक्रम को जानने से पहले उन कारणों की पड़ताल करनी बहुत ज़रूरी है जिनकी वजह से अंग्रेज इतने ताकतवर हो गए थे, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे उस समय के सबसे धनाढ़ और ताकतवर नवाब को युद्ध की चुनौती दे डाली। आइए जानते हैं अंग्रेजों के एक व्यापारी के रूप में भारत आने और प्लासी का युद्ध जीतने तक की कहानी को। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से सन 1600 ईस्वी में कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने भारत से व्यापार करने की अनुमति लेकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय तक यूरोप से भारत की यात्रा का समुद्री मार्ग पुर्तगाली यात्रियों ने खोज निकाला था। उस मार्ग की जानकारी लेकर और व्यापार की तैयारी करके इंग्लैंड से सन 1608 में हेक्टर नाम का एक जहाज भारत के लिए रवाना हुआ। इस जहाज का कप्तान हॉकिंस था। हेक्टर नाम का यह जहाज सूरत के बंदरगाह पर आकर रुकता है। उस समय सूरत भारत का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। उस समय भारत पर मुगल बादशाह जहांगीर का शासन था। हॉकिंस अपने साथ इंग्लैंड के बादशाह जेम्स प्रथम का एक पत्र जहांगीर के नाम लाया। उसने जहांगीर के दरबार में खुद को एक राजदूत के रूप में पेश किया और घुटनों के बल झुककर उसने बादशाह जहांगीर को सलाम किया। चूंकि वो इंग्लैंड के सम्राट का राजदूत बनकर आया था, इसलिए सम्राट जहांगीर ने भारतीय परंपरा के मुताबिक मेहमान का विशेष स्वागत किया और उसके सम्मान में हर संभव प्रयास किया। जहांगीर को क्या मालूम था कि जिस अंग्रेज कौम के इस कथित नुमाइंदे को वह सम्मान दे रहा है, एक दिन इसी कौम के वंशज भारत पर शासन करेंगे और हमारे शासकों और जनता को अपने सामने घुटने टिकवाकर सलाम करने को मजबूर करेंगे। उस समय तक यूरोप से आए हुए पुर्तगाली कालीकट में अपना डेरा जमा चुके थे और भारत में व्यापार कर रहे थे। व्यापार करने तो हॉकिंस भी आया था। उसने अपने प्रति जहांगीर के इस उदार व्यवहार को देखकर मौके का पूरा फायदा उठाते हुए जहांगीर को पुर्तगालियों के खिलाफ भड़काया और जहांगीर से कुछ विशेष सुविधाएं और अधिकार प्राप्त कर लिए।
उसने इस कृपा के बदले अपनी सैनिक शक्ति बनाई, पुर्तगालियों के जहाज़ों को लूटा, सूरत में उनके व्यापार को भी ठप करने के अनेकों उपाय किए और फिर इस तरह 6 फरवरी सन 1613 को बादशाह जहांगीर से एक शाही फरमान जारी करवा लिया, जिसमें अंग्रेजों को सूरत में कोठी बनाकर तिजारत करने की इजाज़त शामिल थी। इसी के साथ जहांगीर ने यह इजाज़त भी दे दी कि उसके दरबार में इंग्लैंड का एक राजदूत रह सकता है। इसी शर्त की बदौलत सर टॉमस रो नाम का एक अंग्रेज अफसर सन 1615 में राजदूत बनकर भारत आया। उसके प्रयासों से सन 1616 में अंग्रेजों को कालीकट और मछलीपट्टनम में कोठियां बनाने की अनुमति मिल गई। शाहजहां के शासनकाल में ही सन 1634 में अंग्रेजों ने शाहजहां से कहकर कलकत्ते से पुर्तगालियों को हटाकर केवल स्वयं व्यापार करने की इजाज़त ले ली। उस समय तक हुगली नदी के बंदरगाह तक अपने जहाज़ लाने पर अंग्रेज़ों को भी चुंगी देनी पड़ती थी। लेकिन शाहजहां की एक बेटी का इलाज करने वाले अंग्रेज डॉक्टर ने हुगली में जहाज़ लाने और माल की चुंगी चुकाना माफ़ करवा लिया। औरंगजेब के शासनकाल में एक बार फिर पुर्तगालियों का प्रभाव बढ़ चुका था। मुंबई का टापू पुर्तगालियों के अधिकार में था। सन 1661 में इंग्लैंड के सम्राट को यह टापू पुर्तगालियों से दहेज में मिला था। बाद में सन 1668 में इस टापू को ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के सम्राट से खरीद लिया। इसके बाद अंग्रेजों ने इस मुंबई टापू पर किलेबंदी भी कर ली। सन 1664 में ईस्ट इंडिया कंपनी की ही तरह भारत में व्यापार करने के लिए फ्रांसीसियों की एक कंपनी आई और इन फ्रांसीसियों ने सन 1668 में सूरत में, 1669 में मछलीपट्टनम में और सन 1674 में पांडिचेरी में अपनी कोठियां बनाई। उस समय उनका प्रधान था दुमास। सन 1741 में दुमास की जगह डुप्ले की नियुक्ति हुई। डुप्ले एक अत्यंत योग्य और चतुर सेनापति था। उसके पूर्वाधिकारी दुमास को मुगल शासन के द्वारा नवाब का खिताब मिला हुआ था। इसलिए जब डुप्ले भारत आया तो उसने खुद ही अपने आप को नवाब डुप्ले कहना शुरू कर दिया। डुप्ले पहला यूरोपीय निवासी था जिसके मन में भारत के अंदर यूरोपियन साम्राज्य कायम करने की इच्छा पैदा हुई। डुप्ले को भारतवासियों में 2 खास कमजोरियां नजर आईं, जिनसे उसने पूरा फायदा उठाया। पहली ये कि भारत के विभिन्न राजा और नवाबों की उस समय की आपसी ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा और लड़ाइयों के कारण विदेशियों के लिए कभी एक और कभी दूसरे का पक्ष लेकर धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा लेना कोई कठिन काम नहीं था। और दूसरी ये कि इस कार्य के लिए यूरोप से सेनाएं लाने की कोई जरूरत नहीं थी। बल, वीरता और सहन शक्ति में भारतवासी यूरोप से बढ़कर थे। अपने अफसरों के प्रति वफादारी का भाव भी भारतीय सिपाहियों में जबरदस्त था। उनमें राष्ट्रीयता और स्वदेश के विचार का अंश मात्र भाव भी नहीं था। उन्हें बड़ी आसानी से यूरोपियन ढंग से सैनिक शिक्षा दी जा सकती थी और यूरोपियन अफसरों के अधीन रखा जा सकता था। इसलिए विदेशियों का ये सारा काम बड़ी आसानी के साथ हिंदुस्तानी सिपाहियों से निकल सकता था। डुप्ले को अपनी इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति में केवल एक बाधा नजर आती थी और वह थी अंग्रेजों की प्रतिस्पर्धा। डुप्ले की शंका सही थी। अंग्रेजों की निगाहें भी भारत के खजाने और यहां शासन करने पर लगी हुई थी। इसका एक प्रमाण ये मिलता है कि सन 1746 में कर्नल स्मिथ नामक अंग्रेज ने जर्मनी के साथ मिलकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा विजय करने और उन्हें लूटने की एक योजना
गुपचुप तरीके से तैयार करके यूरोप भेजी थी। अपनी इस योजना में उसने लिखा था कि मुगल साम्राज्य सोने और चांदी से लबालब भरा हुआ है। ये साम्राज्य सदा से निर्बल और असुरक्षित रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है कि आज तक यूरोप के किसी बादशाह ने, जिसके पास जलसेना हो, बंगाल फतेह करने की कोशिश नहीं की। एक ही हमले में अनंत धन प्राप्त किया जा सकता है, जिससे ब्राज़ील और पेरू जैसे देशों की सोने की खानें भी मात खा जाएंगी। मुगलों की नीति खराब है, उनकी सेना और भी अधिक खराब है। जल सेना उनके पास है ही नहीं। साम्राज्य के अंदर लगातार विद्रोह होते रहते हैं। यहाँ की नदियाँ और यहाँ के बंदरगाह दोनों विदेशियों के लिए खुले पड़े हैं। ये देश उतनी ही आसानी से फतेह किया जा सकता है जितनी आसानी से स्पेन वालों ने अमेरिका के नंगे बासिंदों को अपने अधीन कर लिया था। अलीवर्दी खां के पास 3 करोड़ पाउंड यानी करीब 50 करोड़ रुपए का खजाना मौजूद है। उसकी सालाना आमदनी कम से कम 20 लाख पाउंड होगी। उसके प्रांत समुद्र की ओर से खुले हैं। 3 जहाज़ों में 1,500 या 2,000 सैनिक इस हमले के लिए काफ़ी होंगे। ये सभी बातें फ्रांसिस ऑफ लॉरेन को कर्नल मिल द्वारा लिखे गए पत्र में कही गई थी, जिसका उल्लेख कंसिडरेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ बंगाल नाम की किताब में लेखक बोल्ट द्वारा किया गया है। जनरल मिल ने कुछ अधिक ही सपना देखा था, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज भी अपने ऐसे ही मंसूबों को पूरा करने में जुटे हुए थे। दरअसल विदेशियों द्वारा भारत को गुलाम बनाने की ये कोशिशें भारतवासियों के लिए बड़ी शर्मनाक बातें थीं, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि इस योजना में स्वयं भारत के लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था और आगे चलकर अपने पैरों में खुद ही गुलामी की बेड़ियां पहन ली। लिखा गया है कि 18वीं सदी के मध्य में बंगाल के अंदर हमें इस शर्मनाक दृश्य देखने को मिलता है कि उस समय के विदेशी ईसाई कुछ हिंदुओं के साथ मिलकर देश के मुसलमान शासकों के खिलाफ बगावत करने और उनके राज को नष्ट करने की साजिशें कर रहे थे। अंग्रेज कंपनी के गुप्त मददगारों में कलकत्ते का एक मालदार व्यापारी अमीचंद था। उसे इस बात का लालच दिया गया था कि नवाब को खत्म करके मुर्शिदाबाद के खजाने का एक बड़ा हिस्सा तुम्हें दे दिया जाएगा और इंग्लिस्तान में तुम्हारा नाम इतना अधिक होगा जितना तुमने कभी सोचा ना होगा। कंपनी के मुलाजिमों को आदेश दिया गया था कि अमीचंद की खूब खुशामद करते रहो। कंपनी के बादों और अमीचंद की नीयत ने मिलकर बंगाल के उस समय के नवाब अलीवर्दी खां के तमाम वफादारों को विश्वासघात करने के लिए तैयार कर दिया। उधर कलकत्ते में अंग्रेजों की और चंद्रनगर में फ्रेंच लोगों की कोठियां बनाना और किलेबंदी करना लगातार जारी था। नवाब अलीवर्दी खां को इसकी जानकारी थी। जब उसे अमीचंद और दूसरे विश्वासघातकों की चालों का पता चला तो उसने उनकी सारी योजना विफल कर दी। लेकिन इन सब घटनाओं से अलीवर्दी खां सावधान हो गया और पुर्तगालियों, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों तीनों कौमों के मंसूबों का उसे पता चल गया था। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां के कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसने अपने नवासे सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। अलीवर्दी खां बूढ़ा हो गया चला था, वह बीमार भी रहता था और उसे अपना अंत समय निकट दिखाई दे रहा था। इसलिए एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ की तरह उसने अपने नवासे सिराजुद्दौला को एक दिन अपने पास बुलाकर कहा,
मुल्क के अंदर यूरोपियन कौमों की ताकत पर नज़र रखना। यदि खुदा मेरी उम्र बढ़ा देता तो मैं तुम्हें इस डर से भी आज़ाद कर देता। मेरे बेटे, अब ये काम तुम्हें करना होगा। तेलंग देश में उनकी लड़ाइयाँ और उनकी कूटनीति की ओर से तुम्हें होशियार रहना होगा। अपने अपने बादशाहों के बीच के घरेलू झगड़ों के बहाने इन लोगों ने मुगल सम्राट का मुल्क और शहंशाह की रियाया का धन माल छीनकर आपस में बांट लिया है। इन तीनों यूरोपियन कौमों को एक साथ कमज़ोर करने का ख्याल मत करना। अंग्रेज़ों की ताकत बढ़ गई है, तुम पहले उन्हें ख़त्म करना। जब तुम अंग्रेज़ों को ख़त्म कर लोगे तब बाकी दोनों कौमें तुम्हें अधिक तकलीफ नहीं देंगी। मेरे बेटे, उन्हें किला बनाने या फौजें रखने की इजाज़त बिल्कुल मत देना। यदि तुमने ये गलती की तो मुल्क तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। 10 अप्रैल सन 1756 को नवाब अली वर्दी खां की मृत्यु हो गई। इसके बाद सिराजुद्दौला अपने नाना की गद्दी पर बैठा। सिराजुद्दौला की आयु उस समय 24 साल थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों ने साजिशों का पूरा जाल फैला रखा था। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि सिराजुद्दौला शासन करे, इसलिए उन्होंने सिराजुद्दौला का पूरी तरह से अपमान करना और उसे झगड़े के लिए उकसाने का काम शुरू कर दिया। सिराजुद्दौला जब मुर्शिदाबाद की गद्दी पर नवाब की हैसियत से बैठा तो उस समय के रिवाज के अनुसार उसके मातहतों को, वजीरों को और विदेशी कौमों के वकीलों को दरबार में हाजिर होकर नजराने पेश करना जरूरी था। लेकिन अंग्रेज कंपनी की तरफ से सिराजुद्दौला को कोई नज़र भेंट नहीं की गई। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेज़ों ने तय कर लिया था कि उसे एक दिन भी चैन से नहीं बैठने देना है। इस काम में सिराजुद्दौला के वफादार समझे जाने वाले लोग भी बड़ी संख्या में अंग्रेज़ों से मिले हुए थे। अंग्रेज़ों ने इस वक्त छल कपट, झूठ, बेईमानी, धोखा और लालच देना सभी तरह की बुराइयों को अपना हथियार बना रखा था और उस समय भारतवासी लालच में आकर बड़ी आसानी से गद्दारी करने के लिए तैयार हो जाते थे। सिराजुद्दौला का एक रिश्तेदार मुर्शिदाबाद के नवाब के अधीन पूर्णिया का नवाब था। अंग्रेज़ों ने इस नवाब को, जिसका नाम शौकतगंज था, अपनी ओर मिला लिया और उसे मुर्शिदाबाद की गद्दी पर सिराजुद्दौला की जगह बिठाने का वादा करके उससे सिराजुद्दौला के खिलाफ बगावत करा दी। इस पर सिराजुद्दौला सेना लेकर पूर्णिया की ओर चल दिया। शौकतगंज डर गया और उसने रास्ते में ही सिराजुद्दौला से मिलकर उसे नजराने पेश कर दिए और उसने वे सभी चिट्ठियाँ सिराजुद्दौला को दिखाईं जो अंग्रेज़ों ने उसे भड़काने के लिए लिखी थी। इस पर सिराजुद्दौला ने हुक्म जारी कर दिया कि ना अंग्रेज और ना फ्रांसीसी कोई भी नया किला नहीं बनाएगा और ना ही किसी पुराने किले की मरम्मत करेगा। फ्रांसीसियों ने तो यह आदेश मान लिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने यह आदेश नहीं माना। दरअसल सिराजुद्दौला अत्यंत उदार और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। हालांकि यही बात उसकी कमजोरी भी बनी और आगे चलकर उसे भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। अंग्रेज़ों ने अब मुर्शिदाबाद के एक दीवान राजा बल्लभ को अपनी ओर मिला लिया। राजा बल्लभ के इस आचरण से सिराजुद्दौला बहुत नाराज़ हुआ। कलकत्ते में अमीचंद नामक व्यापारी पहले से ही अंग्रेज़ों के हाथों में बिक चुका था। अंग्रेज़ों ने अब राजा बल्लभ के बेटे राजा किशनदास को कलकत्ता बुलाकर अमीचंद के घर में रखवा दिया। राजा बल्लभ की तमाम संपत्ति भी किशनदास के साथ कलकत्ते आ गई। इससे सिराजुद्दौला को और भी ज़्यादा बुरा लगा। उसने अंग्रेज़ों को हुक्म दिया कि किशनदास को वापस भेज दिया जाए, लेकिन अंग्रेज़ तो उलझना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे भेजने से मना कर दिया।
अंग्रेजों द्वारा सिराजुद्दौला को हुक्म न मानकर इस तरह उसका जो अपमान किया गया, उसे सिराजुद्दौला ने अपने नर्म स्वभाव के कारण दरकिनार करते हुए अंग्रेजों को समझाने की कोशिश की। उसने कासिम बाजार में अंग्रेजों की कोठी के मुखिया बार्ट्स को बुलाकर कहा कि यदि अंग्रेज शांत व्यापारियों की तरह देश में रहना चाहते हैं तो अब भी बड़ी खुशी के साथ रह सकते हैं, किंतु सूबे के शासक की हैसियत से मेरा ये हुक्म है कि वे फौरन उन सब किलों को गिराकर ज़मीन में मिला दें जो उन्होंने हाल ही में बनाए हैं और जिनमें मेरी इजाज़त शामिल नहीं है। लेकिन अंग्रेज व्यापारियों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे तो झगड़ा करना चाहते थे। आखिर सिराजुद्दौला के सब्र का बांध टूट गया। 24 मई सन 1756 को उसने अंग्रेजों की कोठी को घेर लेने के लिए सेना को कासिम बाजार भेज दिया। अंग्रेजों की तोपों के बावजूद सिराजुद्दौला की सेना ने कासिम बाजार की कोठी को अपने कब्जे में ले लिया। कोठी के सारे अंग्रेज बंदी बना लिए गए। सिराजुद्दौला चाहता तो उन्हें मौत के घाट उतार सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उनका माल भी नहीं लूटा, केवल हथियारों और गोला बारूद को जब्त कर लिया। अंग्रेज जानते थे कि वे सैनिक शक्ति के सहारे सिराजुद्दौला को कभी परास्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए वे धोखा, बेईमानी, फरेब और विश्वासघात का सहारा लेकर सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाना चाहते थे। और सिराजुद्दौला अपनी शराफत के कारण बार बार अंग्रेजों की छेड़खानियों के लिए उन्हें क्षमा कर देता था और समझाने की लगातार कोशिश कर रहा था। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से कहा था कि यदि अंग्रेज अपने समय तक के अपराधों के बदले बतौर जुर्माने या हट जाने के थोड़ा बहुत भी धन देने को तैयार हों और आइंदा अमन से रहने का वादा करें तो सुलह हो सकती है। कलकत्ते के अंग्रेज अफसरों को भी इसकी सूचना दी गई। यदि वे चाहते तो उस समय भी सिराजुद्दौला के साथ सुलह कर सकते थे, लेकिन अंग्रेज अपने षड्यंत्रों के बल पर सिराजुद्दौला का नाश करने की पूरी तरह ठान चुके थे। अंग्रेजों की छल कपट की नीति बढ़ती जा रही थी। वे सिराजुद्दौला को कुछ भी नहीं समझ रहे थे। इस कारण सिराजुद्दौला ने उन्हें सबक सिखाने के लिए सेना तैयार की। 16 जून सन 1756 को सिराजुद्दौला कलकत्ता पहुंचा। उसने अंग्रेजों को घेर लिया। अंग्रेजों ने उसका मुकाबला किया और हार गए। सिराजुद्दौला ने आदेश दिया कि किसी अंग्रेज को जान से न मारा जाए। 20 जून को कोठी के सारे अंग्रेज कैद कर लिए गए। सिराजुद्दौला चाहता तो इन सबको मौत के घाट उतार सकता था, लेकिन उसने इन्हें छोड़ दिया। बदले में अंग्रेजों ने एक किस्सा गढ़कर सिराजुद्दौला को बदनाम किया। उन्होंने कहा कि उसने 146 अंग्रेज कैदियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद करवाकर मार डाला है। अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे ब्लैक होल की घटना कहकर सिराजुद्दौला को बदनाम करने का पूरी तरह से प्रयास किया, किंतु उस समय के इतिहास की खोज करने वालों पर अब ये बात अच्छी तरह से प्रकट हो चुकी है कि ब्लैक होल का ये सारा किस्सा बिल्कुल झूठा था और केवल सिराजुद्दौला के चरित्र को कलंकित करने के लिए और अंग्रेजों के बाद के कुचक्रों को जायज ठहराने के लिए ये पूरा घटनाक्रम गढ़ा गया था। सिराजुद्दौला 24 जून सन 1756 को कलकत्ते से मुर्शिदाबाद लौटा। कलकत्ता से जो अंग्रेज भागे वे बंगाल की खाड़ी के ऊपर फलता नामक स्थान पर जाकर ठहर गए। सिराजुद्दौला की नीयत यदि कुछ और होती तो कलकत्ता या फलता में ही कहीं भी इन विदेशी व्यापारियों को एक एक करके वह खात्मा कर सकता था और उनके सब षड्यंत्रों का अंत कर देना उस समय सिराजुद्दौला के लिए बहुत ही आसान काम था। लेकिन उस भोले भारतीय
नरेश ने इन विदेशियों के चरित्र और उनकी चालों का, जिसे अभी तक पता नहीं था, उसके इस भोलेपन की कीमत सिराजुद्दौला को, उसके देश और सिराजुद्दौला को खुद, इन दोनों को ही बहुत ज़बरदस्त तरीके से चुकानी पड़ी। जो अंग्रेज फलता में थे, उन्होंने मद्रास में रहने वाले अंग्रेजों को पत्र लिखा कि मद्रास से नई सेना जमा करके बंगाल भेजी जाए। इसके जवाब में अक्टूबर महीने में 800 यूरोपियन और 1300 हिंदुस्तानी सिपाही मद्रास से रवाना किए गए। जल सेना का नेतृत्व एडमिरल बाटसन को और थल सेना का नेतृत्व कर्नल क्लाइव को दिया गया। मद्रास के अंग्रेज अफसरों ने 13 अक्टूबर 1756 को लिखे गए एक पत्र में बाटसन और क्लाइव को ये निर्देश दिया कि आप लोग बंगाल पहुंचकर नवाब के आदमियों को अपनी ओर मिलाकर किसी दूसरे को नवाबी का हकदार खड़ा करके और हर तरह के दूसरे उपायों और षड्यंत्रों से नवाबी को पलट देने का प्रयास करो। बंगाल पहुंचकर बाटसन और क्लाइव ने अपनी चालों से और लोगों से विश्वासघात कराकर अंग्रेजों ने बजबज, तान्नाह, कलकत्ता और हुगली के किले कब्जे में कर लिए। अंग्रेजों ने हुगली में लूटमार की और प्रजा पर अत्याचार किए। ये जानकर सिराजुद्दौला सेना लेकर मुर्शिदाबाद से चला और हुगली के निकट आकर अंग्रेज सेनापति बाटसन को चेतावनी भरा एक पत्र लिखा। अंग्रेजों ने उस समय सिराजुद्दौला से संधि कर ली, लेकिन पीठ पीछे ही वे विश्वासघात और छल कपट की योजनाएं बनाते रहे। उन्होंने सिराजुद्दौला को कदम कदम पर अपनी सच्चाई का भरोसा दिलाया और उसी के साथ धोखा, फरेब ये भी करते रहे। इस तरह उन्होंने बंगाल में सिराजुद्दौला के खिलाफ बगावत का पूरा इंतजाम कर लिया था। अंग्रेजों ने रिश्वतों के लिए थैलियां खोल दी और सिराजुद्दौला के मंत्रियों और वफादारों को अपनी ओर मिलाकर उन्हें विश्वासघात करने के लिए तैयार कर लिया। सेनाओं के सिपाहियों को भी अपनी ओर मिला लिया। मीर जाफर उन दिनों सिराजुद्दौला का सेनापति था। उसे मुर्शिदाबाद का नवाब बना देने का लालच देकर अंग्रेजों ने अपनी ओर मिला लिया और मीर जाफर सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खां का बहनोई था। इसलिए सिराजुद्दौला उस पर बहुत विश्वास करता था। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को मनाकर मुर्शिदाबाद के उसके दरबार में अपना एक दूत रखना मंजूर कर लिया था। सेनापति बाट्स को दूत के रूप में नियुक्त कराकर क्लाइव अपनी सारी विश्वासघाती योजनाओं को तैयार कर रहा था। इसी बाट्स ने सिराजुद्दौला के वफादारों को अपनी ओर एक एक करके मिला लिया था। 26 अप्रैल सन 1757 को बाट्स ने क्लाइव को एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा गया था कि मीर जाफर और उसके साथी नवाब को गद्दी से उतारने में अंग्रेजों को मदद देने के लिए तैयार है। इसके बाद 4 जून 1757 को बाट्स ने मीर जाफर से एक गुप्त संधि की, जिसमें यह कहा गया था कि जितने अधिकार सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को दे रखे थे, मीर जाफर सूबेदार बनने पर उन सबको कायम रखे। लड़ाई की पूरी भूमिका बनने के बाद बाट्स और मुर्शिदाबाद में रहने वाले दूसरे अंग्रेज वहाँ से चुपचाप रातों रात निकल गए। जब सिराजुद्दौला को अगले दिन ये बात पता चली, वह सावधान हो गया। इतिहासकारों का मानना है कि सिराजुद्दौला को अपने कुछ अफसरों और यहाँ तक कि मीर जाफर के बारे में भी शक हो गया था कि वे कुछ गलत हरकतें करने का इरादा रखते हैं, लेकिन उसने इनके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं की। उधर बाट्स का संदेश कलकत्ता पहुंच चुका था। उस संदेश में था कि योजना पूरी हो चुकी है। 12 जून सन 1757 को मीर जाफर का एक खत कलकत्ते पहुंचा,
जिसमें लिखा था कि यहाँ सब काम तैयार है। और फिर 13 जून को अंग्रेज़ों की सेना ने कलकत्ते से कूच किया। सिराजुद्दौला को जब अंग्रेज़ों के इरादों का पता चला तो उसने भी अपनी सेना तैयार की। उसने प्रधान सेनापति मीर जाफर के महल में जाकर स्वयं उससे मुलाकात की। मीर जाफर ने उसके सामने कुरान हाथ में लेकर वफादारी की कसम खाई। ऐसे में सिराजुद्दौला का उस पर शक करने का कोई कारण ही नहीं बचा था। पलास वृक्षों का एक जंगल मुर्शिदाबाद से 20 मील दूर था। ये पलासी बाग कहलाता था। और इसी जंगल के पास एक बड़ा मैदान था जहां 23 जून सन 1757 को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला की सेना का आमना सामना हुआ। सिराजुद्दौला की सेना में प्रधान सेनापति मीर जाफर के अलावा 3 और सेनापति थे, यार लुत्फ खां, राजा दुर्लभ राम और मीर मोइनुद्दीन और मीर मदन। मीर जाफर, यार लुत्फ खां और राजा दुर्लभ राम, इनके अधीन 45,000 सैनिकों की सेना थी और मीर मदन के अधीन 12,000 सैनिक थे। सुबह 8 बजे नवाब की ओर से फ्रेंच तोपची सेंट फ्रांस ने नवाब की ओर से अंग्रेजों पर पहला गोला दागा। जंग का ऐलान हो चुका था। नवाब की सेना ने जोरदार हमला शुरू कर दिया। इधर अंग्रेज तोप से जवाब दे रहे थे। अंग्रेजों की तोप ज़्यादा सटीक निशाना लगाने में सक्षम थी। लड़ाई के शुरुआती घंटे में नवाब की सेना हावी हो गई, लेकिन पूरी कामयाबी हासिल नहीं कर पाई थी। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि इस युद्ध में नवाब की सेना, सारी सेना नहीं लड़ रही थी। सिर्फ मीर मदन के कमांड वाली सेना ही अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थी। बाकी सेना मीर जाफर के आदेश का इंतजार कर रही थी। 3 घंटे तक ऐसी ही स्थिति बनी रही। जंग उलझी हुई लग रही थी। क्लाइव ने तय कर लिया था कि किसी भी तरह दिन निकाला जाए और फिर रात को नवाब पर हमला किया जाएगा। इसी बीच 11 बजे भारी गर्जना के साथ तेज बारिश होने लगी। मानसूनी क्षेत्रों में युद्ध कर चुके क्लाइव ने तत्काल अपनी सेना को तारपोलिन से गोला बारूद ढकने का आदेश दिया, लेकिन अनुभवहीन नवाब और उनके लापरवाह सेनानायक ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए। घंटे भर से ज्यादा की भयंकर बारिश ने नवाब के सारे गोला बारूद को बर्बाद कर दिया। नवाब की सेना अपना प्रमुख रक्षा दीवार खो चुकी थी। बारिश रुकी तो मीर मदन ने स्थिति का आकलन किए बगैर अपनी घुड़सवार सेना को अंग्रेजों पर हमला करने के लिए आगे कर दिया। यह युद्ध का निर्णायक मोड़ था। अंग्रेजों ने अपने सारे तोपों के मुंह खोल दिए। उनके गोले बारूद सुरक्षित थे। तोपों के गोले नवाब की सेना पर कहर बनकर गिर रहे थे। नजदीक से हुए तोपों के बार ने मीर मदन की रक्षा पंक्ति को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। दर्जनों सैनिक मारे गए। इसी हमले की चपेट में आकर मीर मदन को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। मीर मदन की मौत की खबर सिराजुद्दौला के लिए वज्र बनकर आई। ऐन मौके पर नवाब को अपने सेनापति मीर जाफर की याद आई। नवाब ने मीर जाफर को अपने नाना के साथ संबंधों की याद दिलाई और इस घटना का उल्लेख करते हुए सुंदरलाल अपनी किताब भारत में अंग्रेजी राज में लिखते हैं कि सिराजुद्दौला ने अपनी पगड़ी मीर जाफर के सामने जमीन पर रख दी और कहा कि इस पगड़ी की लाज तुम्हारे हाथ में है। मीर जाफर ने बड़े आदर के साथ पगड़ी उठाकर सिराजुद्दौला के हाथों में दी और अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रखकर बड़ी गंभीरता के साथ फिर एक बार झुककर सिराजुद्दौला की वफादारी की कसम खाई। मीर जाफर उस समय अपनी आत्मा और सिराजुद्दौला दोनों को जानबूझकर धोखा दे रहा था।
वह विश्वासघात पर कमर कस चुका था। सिराजुद्दौला के सामने से हटते ही उसने इस घटना की सूचना क्लाइव को दे दी। सिराजुद्दौला की सेना में मीर जाफर ही अकेला विश्वासघाती नहीं था। वास्तव में उसकी अधिकांश सेना विश्वासघातों से भरी पड़ी थी। राजा दुर्लभराम और सेनापति यार लुत्फ खां भी स्वयं के अंग्रेजों के हाथों बेच चुके थे। ऐन मौके पर जबकि विजय सिराजुद्दौला के पैरों के पास खेलती दिखाई दे रही थी, मीर जाफर, राजा दुर्लभराम और यार लुत्फ खां तीनों अपनी 45,000 सेना सहित मुड़कर अंग्रेजों की तरफ जा मिले। सिराजुद्दौला का एकमात्र विश्वास पात्र मीर मदन पहले ही मारा जा चुका था। सिराजुद्दौला का हौसला कमजोर पड़ गया। विश्वासघातियों की हरकतों से उसका दिल पहले ही टूट चुका था। मीर मदन की मृत्यु से उसको बहुत बड़ी निराशा हुई। 23 जून की शाम तक क्लाइव ने युद्ध में विजय प्राप्त कर ली थी और सिराजुद्दौला को हाथी पर सवार होकर मुर्शिदाबाद की ओर भागना पड़ा। स्पष्ट है कि प्लासी के युद्ध में गद्दारी की ऐसी मिसाल कायम हुई कि आज भी लोग मीर जाफर का नाम नफरत से लेते हैं। इसके बाद शुक्रवार 24 जून 1757 को सुबह के समय क्लाइव ने मीर जाफर को अपने खेमे में बुलाया। उस वक्त मीर जाफर अकेले न जाकर अपने बेटे मीरान के साथ क्लाइव के कैंप में पहुंचा। क्लाइव के सामने पहुंचते ही ठीक उस समय जबकि सिपाही गारद उसकी पेशवाई के लिए आगे बढ़ी, मीर जाफर घबराकर चौंक पड़ा। उसका चेहरा एकदम सिहा पड़ गया। क्लाइव ने फौरन उसे गले लगाकर उसे तीनों प्रांतों का सूबेदार कहकर संबोधित किया और फिर मीर जाफर को सलाम किया। ये सुनकर मीर जाफर ने अपने आप को संभाला। क्लाइव ने उसे विश्वास दिलाया कि अंग्रेज अपना धर्म समझकर अपने वादे को पूरा करेंगे। इसके बाद क्लाइव ने उसे सिराजुद्दौला का पीछा करने की सलाह दी। इस पर मीर जाफर वहां से चलकर 25 जून की सुबह मुर्शिदाबाद पहुंच गया। उधर सिराजुद्दौला एक दिन पहले ही यानी 24 जून 1757 की सुबह मुर्शिदाबाद पहुंच चुका था। उसके पास अकूत धन था। उसने सोचा कि चाहे कितना ही धन क्यों ना खर्च करना पड़े, एक बार फिर विश्वास पात्र सेना इकट्ठी करके क्यों ना अंग्रेजों से बदला लिया जाए। लेकिन उसको विश्वासघातियों से इतनी गहरी निराशा हुई थी कि उसने अपना इरादा ही बदल लिया। इतिहासकार लिखते हैं कि प्लासी की पराजय की खबर सारे देश में फैल चुकी थी। सिराजुद्दौला के इकबाल का सूर्य अस्त हो रहा था और अस्त होने वाले सूर्य की कोई पूजा नहीं करता। सिराजुद्दौला ने देख लिया था कि अब कोई मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। उसके कुछ दरबारियों ने उसे ये भी सलाह दी कि आप हार मानकर विदेशियों के साथ संधि कर लें, लेकिन उसने अत्यंत तिरस्कार के साथ इस सलाह को ठुकरा दिया। अंत में देशद्रोही मीर जाफर के आने की सूचना सुनकर और कोई चारा न देखकर 24 जून की आधी रात को सिराजुद्दौला अपने केवल 3 साथियों के साथ महल की एक खिड़की से होकर फकीर के बेस में भगवान भोला नामक नगर की ओर निकल पड़ा। क्लाइव ने जब ये देखा कि मुर्शिदाबाद के लोग उसे अपना शत्रु या सिराजुद्दौला को गद्दी से उतारने का अपराधी नहीं मानेंगे, तो वह मुर्शिदाबाद गया। 29 जून सन 1757 को दोपहर के बाद मीर जाफर को मुर्शिदाबाद के नवाब की गद्दी पर बिठाया जाना था। लेकिन मीर जाफर ने जो कुछ किया था वह इतना घृणित था कि शायद उसकी स्वयं की आत्मा उसे धिक्कार रही थी। यही वजह थी ऐन मौके पर जब उसे सिराजुद्दौला की गद्दी पर बिठाया जाना था, उसने उस पर बैठने से इनकार कर दिया और घबराकर पीछे हट गया। कहते हैं कि उस वक्त क्लाइव वहां मौजूद था
उसने मीर जाफ़र का हाथ पकड़कर उसे गद्दी पर बिठा दिया। फिर सबसे पहले क्लाइव ने मुर्शिदाबाद के नए नवाब को सलाम किया और उसके बाद बाकी दरबारियों ने उसे सलामी दी। मुर्शिदाबाद का खजाना लबालब भरा हुआ था। क्लाइव ने उस पूरे खजाने को 700 संदूकों में भरवाकर इंग्लैंड भिजवा दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी के बटन को दबाना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी रोचक और तथ्यपरक जानकारी से भरपूर किसी ऐतिहासिक घटना के अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।